अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत और आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की सीरीज। जो इस सीरीज का पहला टॉपिक है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इमरान खान, आपको डॉक्टर हाकान चैनल में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आई होप कि आपको पता होगा कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO, C डबल बॉन्ड विद OH, और नीचे की तरफ हमारे पास कार्बन की जो चेन होती है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको हम क्या कहते हैं? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। डियर स्टूडेंट, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ, और बाकी नीचे के, जिस तरह हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ ग्लूकोज की। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? C6H12 और 6। एक कार्बन ये हो गया। ऐसे 2 3 4 5 6 तक क्या होंगे? कार्बन होंगे। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या है कि यहाँ पे हमारे पास H ना हो, यहाँ पे क्या हो? कोई कार्बन हो, मतलब ROR। R हमारे पास क्या है? कार्बन। O हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरा R हमारे पास क्या होगा? R कहते हैं मिथाइल रेडिकल को। ठीक है, रेडिकल हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल रेडिकल हो सकता है, हमारे पास कोई भी रेडिकल हो सकता है। ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे एब्जॉर्ब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा कंपोजिशन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट, कि जो हम फूड लेते हैं, डाइट कहते हैं फूड को, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइट, ग़िज़ा को बोलते हैं। ठीक है, जो हम ग़िज़ा खाते हैं, जिस तरह सपोज हम ब्रेड खाते हैं, साथ में फ्रूट्स खाते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं? खा रहे होते हैं। पहली बात क्या है कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की क्लास में से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फूड के अंदर प्रेजेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर पॉलीसेकेराइड कौन कौन से प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे पास स्टार्च है और ग्लाइकोजन है। हम जो सब्जियां खाते हैं, सब्जियां, इनके अंदर हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होता है ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डाइसेकेराइड, अच्छा पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, आई होप कि आपको इन चीज़ें का पता होगा कि ये क्या होती हैं। शाल डियर स्टूडेंट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट की कितनी क्लासेस हैं। मैं जल्दी से इसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है इसकी 3 मेन क्लास हैं। ठीक है, एक है मोनोसेकेराइड, एक है हमारे पास ओलिगोसेकेराइड, और तीसरी हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की वो क्लास है जो सिंगल यूनिट के ऊपर कंसिस्ट करती है। जो कितने यूनिट के ऊपर? सिंगल यूनिट के ऊपर। इसमें हमारे पास 3 से लेकर के 7 कार्बन तक कंसिस्ट होता है ये। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर 3 कार्बन होंगे तो उसको हम ट्रायोसिस बोलते हैं, 4 होते हैं टेट्रोसिस बोलते हैं, 5 होते हैं पेंटोस। पेंटोस की एग्जांपल हमारे पास क्या है? राइबोज। राइबोज क्या है? हमारे पास एक मोनोसेकेराइड है। कितने कार्बन है उसमें? 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। इस तरह 7 हेप्टुलोज, सूडोहेप्टुलोज वगैरह वगैरह, ये मोनोसेकेराइड। जब 2 से लेके 10 यूनिट तक हमारे पास तकरीबन 2 to 10 यूनिट जब आपस में मोनोसेकेराइड की कंबाइन करते हैं तो क्या बना रही होती हैं? ओलिगोसेकेराइड बना रही होती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे जब हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? सक्रोज बनाती है। सक्रोज किसको बोलते हैं? चीनी को बोलते हैं। ठीक है, जब ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज आपस में मिलती है चीनी बनाती है। ये हमारे पास क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। इसी तरह फिर मतलब 2 से लेके 10 तक जो मोनोसेकेराइड कंबाइन होगी क्या बना रहे थे? ओलिगोसेकेराइड बना रहे थे। जब इससे ज्यादा होती है तो वो हमारे पास क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। जो हमारे पास स्टार्च या ग्लाइकोजन है ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है। मतलब इनमें बहुत सारे शुगर के यूनिट प्रेजेंट है। बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे थे? पॉलीसेकेराइड बना रहे होते हैं। जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च। स्टार्च प्रेजेंट होता है, इसके अलावा ग्लाइकोजन। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन में फर्क क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। स्टार्च हमारे पास क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है ना, मोनोसेकेराइड जो स्टोर होते हैं, मतलब ग्लूकोज बहुत सारे कंबाइन होंगे
और इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। दो फॉर्म में पाया जाता है, लीनियर चेन में भी होता है, ब्रांच चेन में भी होता है, बहरहाल ये आपने डिस्कस किया होगा। ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल। एनिमल के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, जबकि प्लांट के अंदर क्या है, स्टार्च है। कहने का मतलब ये है कि जब हमने फूड इंटेक की, फूड जाएगी बॉडी में, क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, जब भी टूट फूट जाती है ग्लूकोज बन जाते हैं। अब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। इंसुलिन ने क्या करना है, बहुत सारे ग्लूकोज को कंबाइन करके क्या बना देना है, ग्लाइकोजन बना देना है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाता है, हमारे मसल्स, इसके अलावा लिवर के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो जो हम फूड इंटेक कर रहे होते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है और ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। इसी तरह डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास टू डाइसेक्राइड, देखो ओलिगोसेक्राइड की फिर मजीद क्लासेस हैं, ठीक है। जब दो शुगर की यूनिट आपस में कंबाइन होंगे उसको हम डाइसेक्राइड बोलते हैं, तीन कंबाइन होंगे ट्राइसेक्राइड, चार टेट्रा, पेंटा, इसी तरह बनने होते हैं। सो डाइसेक्राइड के अंदर कितने शुगर यूनिट कंबाइन हुए होंगे, दो शुगर की यूनिट कंबाइन होते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, सक्रोज। सक्रोज शुगर को बोलते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल जो हम घरों के अंदर शुगर यूज करें, ये हमारे पास क्या है, सक्रोज होती है, ठीक है। सक्रोज को सबसे ज्यादा हम कहाँ से हासिल करते हैं, शुगर केन से, गन्ने से हम क्या हासिल कर रहे होते हैं, सक्रोज हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा लेक्टोज को हम कहाँ से हासिल करते हैं, मिल्क शुगर। लेक्टोज क्या है, मिल्क शुगर, मिल्क से हम क्या हासिल कर रहे थे, लेक्टोज हासिल कर रहे थे। इसके अलावा माल्टोज, माल्टोज को हम कहाँ से हासिल कर रहे थे, फ्रूट से हासिल कर रहे होते। सक्रोज कैसे बनता है डियर स्टूडेंट, यस बताएं, आई होप कि आपको क्लियर होगा। जब हमारे पास एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं, ऑलरेडी मैं कार्बोहाइड्रेट के जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर था वहां पे मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में कैसे कंबाइन हो रहे होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बना रहे होते हैं, सक्रोज बना रहे होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलेंगे क्या बनाएंगे, सक्रोज बनाएंगे। इस तरह लेक्टोज कैसे बनना होता है कि जब हमारे पास ग्लूकोज और साथ में ग्लेक्टोज, ग्लूकोज के साथ जब ग्लेक्टोज मिलता है, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, मोनोसेक्राइड है। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बना रहे होते हैं, लेक्टोज मिल बना रहे होते हैं। लेक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क शुगर, इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ज्यादातर दूध के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा माल्टोज, माल्टोज कैसे बनता है, जब दो ग्लूकोज की यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं, जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना रहे होते हैं, माल्टोज बना रहे होते हैं। इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। तो जब हम फूड लेते हैं उसके अंदर पॉलीसेक्राइड कौन कौन से प्रेजेंट है, स्टार्च और ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। इसके अलावा डाइसेक्राइड कौन से प्रेजेंट है, सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा थोड़ी अमाउंट के अंदर मोनोसेक्राइड भी प्रेजेंट होते हैं, मोनो मीन वन एंड सैचुरम मीन शुगर, ठीक है। सो थोड़ी अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट, मोनोसेक्राइड भी प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हमारे पास उसके अंदर ग्लूकोज आ गया, फ्रुक्टोज हो गया, पेंटोजिस हो गए 5 कार्बन वाले। सो ये हमारी फूड के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। लिक्विड फूड जिसमें हमारे पास मिल्क आ गया, सोप हो गए, इसके अलावा जो हमारे पास जूसेस हो गए, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड फूड है। जैसे ही हम इनको इनटेक करेंगे सो ये जो होते हैं ना हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन से बच जाते हैं। स्केप डाइजेशन इन माउथ, लाजमी सी बात है, जब हम फूड इंटेक करते हैं, जब हम लिक्विड फूड को लेते हैं सो इतना टाइम नहीं होता है कि हमारे मुंह के अंदर रहे। सो ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाती है, वो हमारे डायरेक्ट स्टोमक के पास चली जाती है। सो सॉलिड फूड अंडरगोज मैस्टिकेशन बिफोर स्वॉल्विंग। अच्छा, स्वॉल्विंग किसको कहते हैं, निगलना। हमारे जब फूड जो होती है हमारे स्फेगस से पास आउट हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वॉल्विंग कहते हैं, ठीक है। सो सॉलिड फूड जो होती है, सॉलिड फूड को जैसे हम लेते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, टीथ के जरिए उसको चबाते हैं, और चबाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन कहते हैं। फूड का स्मॉल पार्टिकल के अंदर टूट जाने को हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ टीथ, हमारे ये जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है जिसके अंदर केनाइन, मोलर, प्री मोलर हमारे पास आ जाते हैं, ये फूड को क्या कर रहे होते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन कहते हैं। अब लिक्विड फूड ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, उसको हम मतलब वहां पे मैस्टिकेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, लेकिन मैस्टिकेशन का प्रोसेस कौन सी फूड में हो रहा है, ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में पहले हम फूड को क्या कर रहे होते हैं, दांतों के जरिए चबा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ कहाँ कैसे होती है। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन को 1 बाय 1 कि पहले माउथ में कैसी होती है, फिर स्टोमक में कैसी होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होती है। सो व्हाट इज डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जब हमारे पास ब्रेक डाउन होती है फूड की बाय केमिकल या फिजिकल प्रोसेस, सो इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। फिजिकल प्रोसेस के बाय माउथ, माउथ में हमारे दांतों के जरिए हम फूड को क्या कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। और केमिकल कैसे, लेट्स सपोज सलाइवा के जरिए या HCl के जरिए या हमारे पास बाइल के जरिए फूड क्या कर रही थी, स्मॉल पीसेस के अंदर टूट रही होती है। कैसे टूटती है अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम फूड को लेते हैं ऑरली बाय माउथ, जब हम जैसे फूड को लेते हैं सबसे पहले फूड कहाँ जाती है, माउथ में जाती है। तो थोड़ी बहुत डाइजेशन जो होती है हमारे पास वो माउथ के अंदर भी होती है कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे माउथ के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है। सो जो सलाइवा होता है, सलाइवा, इस सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, सलिवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। सलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, इसके अलावा अल्फा अमाइलेज ये सलाइवा के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अब ये एंजाइम कैसे एक्टिवेट होंगे, इन एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए क्या जरूरी है। जिस तरह मिसाल के तौर पे एंजाइम पड़ा हुआ था वो इनएक्टिव फॉर्म में था, हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है लेकिन अभी इनएक्टिव फॉर्म में। अब वो कब एक्टिव होगा, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। अब जैसे ही उनको उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसी तरह सलाइवा के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है लेकिन अब ये इनएक्टिव फॉर्म में। अब इनके एक्टिवेशन के लिए क्या जरूरी है, क्लोरीन का आना बहुत जरूरी है। पहली बात क्या, जैसे ही हम फूड लेंगे फूड के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होता है। व्हाट इज क्लोरीन, क्लोरीन हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 17, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। अगर इसका एटम देख लिया जाए, पहले शेल के अंदर आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और एटम को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। सो नॉर्मली क्लोरीन के पास आखिरी शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। सो ये क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, जब क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन के ऊपर क्या गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर फूड के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट हुआ सो हमारे पास ये जो अमाइलेज है और अल्फा अमाइलेज है ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, जो पीएच होना चाहिए माउथ में फूड का वो कितना होना चाहिए, 6.7 होना चाहिए। आई होप कि आपको पीएच का पता होगा, पीएच किसको कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अगर पीएच 6.7 होगी और क्लोरीन आयन प्रेजेंट होगा तो हमारे पास ये दोनों एंजाइम क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। वैसे एक रेंज बताई हुई है कि पीएच अगर 6.6 से लेके 6.8 तक हुआ, और ये स्टूडेंट ये जो पीएच है ये हमारे पास क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाता है 7 हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। सो इस पीएच के ऊपर हमारे पास क्या होता है, ये दोनों एंजाइम क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जैसे ये एंजाइम एक्टिवेट हुए, इन्होंने करना क्या है, इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ जिससे आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लेट्स सपोज स्टार्च की, ठीक है। स्टार्च कैसे बनता है, जब एक ग्लूकोज साथ में दूसरा ग्लूकोज साथ में तीसरा ग्लूकोज, अब देखो ये एक स्ट्रेट चेन बन रही है। इसी तरह इसके अंदर एक ब्रांच चेन भी होती है, ग्लूकोज ऐसे ग्लूकोज। अब देखो जो हमारे पास स्टार्च होता है उसके अंदर स्ट्रेट चेन भी होती है, इसके अलावा ब्रांच चेन भी होती है, ठीक है। तो ये कैसे बनती है कि जब हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, डियर स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसको समझा दूँ कि कैसे हमारे पास एक स्टार्च बन रहा होता है। तो मैं ये यहाँ पे मिटा के कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। ओपन फॉर्म में कैसे होता है, मतलब खुले फॉर्म में 1 कार्बन 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कितने ऑक्सीजन है, 6 है। एक ऑक्सीजन ये हो गया 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, 1 हाइड्रोजन। इसके अलावा मैं हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ पे 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास ग्लूकोज नॉर्मल अगर सॉलिड फॉर्म में देखा जाए तो आपको ऐसे नजर आएगा, लेकिन जैसे इसको हम लिक्विड में डाल देते हैं तो ये ग्लूकोज जो होता है ये रिंग फॉर्म बना देता है। कैसे, ये जो कार्बन नंबर 5 है ना, ये कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बना लेता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखा जाए ये हमारे पास था, अगर इसको मैं नंबरिंग दूँ तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ये ऑक्सीजन के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, बॉन्ड बना रहे होते हैं। कैसे, अब देखना मैं आपके सामने इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये है कार्बन नंबर 1, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है। ये आगे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, कार्बन नंबर 1 के ऑक्सीजन ने कार्बन नंबर 5 के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाना है।
कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीजन था, इसने कार्बन नंबर 5 के साथ डायरेक्टली क्या बॉन्ड बना दिया। अब ये जो कार्बन नंबर 6 है ये आ गया, ये उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, CH2OH, CH2OH, ठीक है। अब देखो ये मैंने वैसे थोड़ा सा 1 कार्बन 2 3 4 5 6 इसको नंबरिंग करो इसकी। अगर हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इसको देखा जाए, अगर इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर, अगर इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH की पोजीशन डाउनवर्ड हुई, अगर OH की पोजीशन डाउनवर्ड हुई तो इसको हम कहते हैं हमारे पास है अल्फा ग्लूकोज। ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज। लेकिन अगर इसी कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH की पोजीशन अपवर्ड हुई, अगर अपवर्ड हुई तो इसको हम क्या कहेंगे, बीटा ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है। अगर OH की पोजीशन अपवर्ड हुई सो बीटा और डाउनवर्ड हुई सो अल्फा ग्लूकोज। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऐसे दूसरा ग्लूकोज का, तीसरा ग्लूकोज का, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, इनके साथ में OH की एडिशन भी कर लेता हूँ। एक OH यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, बाकी देख लो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है स्टार्च के अंदर, जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में बाइंड होते हैं, कैसे बाइंड होते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, इनको गौर से देखना चाहिए, समझ में नहीं आएगा फिर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक ग्लूकोज में से H निकल जाएगा, दूसरे में से OH निकल जाएगा। एक में से H, देखो यहाँ पे है OH, साथ वाले के साथ क्या है, इसके साथ भी क्या होगा, OH होगा। जिस तरह समझो ये वाला ग्लूकोज आ गया ये, और इसके आ गया ये। एक में से H निकल गया, दूसरे से क्या निकल गया, OH निकल गया, तो क्या बन गया, H2O बन गया। H2O निकल गया। पीछे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड को तोड़ रहा होता है, सो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ऑक्सीजन को दे रहा होता है। सो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जब OH निकल के जा रहा होता है, OH ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। सो ऑक्सीजन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल रहा है, सो पीछे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रह जाता है, प्लस चार्ज रह जाता है। इसके मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, इन दोनों के दरमियान क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। मतलब एक ग्लूकोज का 1 कार्बन, दूसरे ग्लूकोज का 4 नंबर कार्बन, ये दोनों मिलकर आपस में एक बॉन्ड बना रहे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, अब देखो इस वाले कार्बन का जो हमारे पास O है, ये किस तरफ है, डाउनवर्ड है। इसका क्या है, डाउनवर्ड है, हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो जब डाउनवर्ड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। इस वाले कार्बन का 1, इसका क्या 4, सो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जब हमारे पास 2 ग्लूकोज आपस में मिलते हैं कुछ इस तरीके से, सो इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो होता है स्टार्च के अंदर भी होता है, ग्लाइकोजन के अंदर भी होता है। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉलीसेकेराइड है कि जिनके अंदर ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा डेक्स्ट्रिन हो गया वगैरह वगैरह, इनके अंदर क्या होता है, ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इस एंजाइम ने क्या करना है, अमाइलेज ने और अल्फा एमाइलेज ने, इन्होंने दरअसल इस बॉन्ड को तोड़ना है। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये ग्लूकोज अलग हो जाएगा, ये ग्लूकोज अलग हो जाएगा। सो इनका मेन एक्शन क्या है, हाइड्रोलाइज करना। हाइड्रोलाइज का मतलब उसको तोड़ देना, इंटरनल अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस एंजाइम ने क्या करना है, इस अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देना है, ठीक है। किसके, स्टार्च में, ग्लाइकोजन में और डेक्स्ट्रिन में। जब हमारे पास स्टार्च की थोड़ी बहुत ब्रेकडाउन होती है, जब पार्शियल ब्रेकडाउन होती है स्टार्च की, उसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रिन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बहुत बड़ा कंपाउंड था, वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट गया, अब मुकम्मल मतलब ग्लूकोज नहीं बना है। मैं कहता हूँ कि उसके अंदर थे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास एक स्टार्च है, उसके अंदर है 500 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। अब मैं कहता हूँ पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ कि ये स्टार्च टूटा, 100 के मॉलिक्यूल बन गए। अब मुझे बताओ ग्लूकोज सारे अलग अलग तो नहीं हुए ना, अभी भी कितने 100 तो आपस में कंबाइन हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, ठीक है। सो इन एंजाइम ने क्या करना है, माउथ के अंदर इनके दरमियान जो बॉन्ड है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या कर देना है, तोड़ देना है, ठीक है। प्रोडक्ट हमें क्या हासिल होगी, माल्टोज हासिल हो सकती है, इसके अलावा ग्लूकोज हासिल हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर सारे के सारे क्या बन गए, ग्लूकोज बन गए। बाज़ औक़ात 2 ग्लूकोज रह गए, और जब 2 ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। जब 2 ग्लूकोज आपस में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। अब ये एक्शन जाके कहाँ स्टेप मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, इसकी लिमिटेशन क्या है। ये एक्शन जो होता है ना, ये स्टॉप हो रहा होता है स्टोमिक में। क्यों, मैंने कंडीशन बताई थी इसके लिए कि हमारे पास ये जो एंजाइम है ये कौन सी पीएच के ऊपर काम कर रहे होते हैं,
ये हमारे पास 6.7 pH के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब जैसे ही फूड स्टोमिक तक आ गई तो स्टोमिक के अंदर pH कितनी है, स्टोमिक के अंदर प्रेजेंट है HCl। HCl जो होता है वहाँ पास एसिडिक इन नेचर है। सो एसिडिक नेचर के अंदर ये एंजाइम वर्क करना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। सो जो हमारे पास ये जो डाइजेशन है माउथ के अंदर, ये कहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है, स्टोमिक के अंदर क्या हो जाती है, आके स्टॉप हो जाती है। अब इसके बाद फूड कहाँ एंटर हो जाएगी, हमारे स्टोमिक में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि फूड हमारे स्टोमिक में कैसे डाइजेस्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्टोमिक, स्टोमिक के अंदर कैसे डाइजेशन होती है, ठीक है। सो प्रैक्टिकली नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब स्टोमिक के अंदर डाइजेशन तो होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कोई इतनी खास डाइजेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि नो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पे स्टोमिक में किस चीज़ की डाइजेशन होती है, यहाँ पे होती है पेप्सिन मौजूद होता है HCl के अंदर, जो कि तोड़ रहा होता है किसको, प्रोटीन को, और थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर फैट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोमिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होती। सो नो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस। जब गैस्ट्रिक जूस के अंदर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम है ही नहीं, तो स्टोमिक के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कोई इतनी खास जो डाइजेशन होती है वो नहीं हो रही थी। स्टोमिक का मेन फंक्शन क्या है, स्टोमिक का जो मेन फंक्शन है ना वो रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करना है। ये फूड को कुछ वक्त के लिए अपने पास क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा सम सुक्रोज में भी हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बाय HCl। HCl के जरिए थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर फ्रुक्टोज जो होता है ना ये टूट जाता है, सक्रोज जो होता है टूट जाता है, किसमें, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। सो डियर स्टूडेंट, अब ये इसके बाद जो होता है ना, जो मेन डाइजेशन का एरिया है वो है ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ड्यूडिनम और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ड्यूडिनम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे बाइल ने और जो हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस है इन दोनों ने कहाँ आके सीक्रेट होना होता है, मतलब जो डक्ट इन दोनों को ला रही होती है ये कहाँ ओपन हो रही थी, ड्यूडिनम में ओपन हो रही होती है। और जो हमारे पास यहाँ पे एंजाइम होती है ज़्यादातर बाइल और पेंक्रियाटिक जूस के एंजाइम होते हैं, जबकि हमारे पास जो बाकी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है वहाँ पे जो हमारे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स प्रेजेंट है। सो वहाँ पे डाइजेशन ये कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन दोनों को हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ड्यूडिनम की। सो जो हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस होता है ना उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। ये भी क्या है, अमाइलेज, ठीक है। हम पेंक्रियाटिक अमाइलेज को अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। ये भी सिलिवरी अमाइलेज की तरह ही है। सिलिवरी अमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च की ब्रेकडाउन कर रहा था। किस चीज़ को तोड़ रहा था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ रहा था। सो हमारे पास इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे ऑप्टिमम पीएच कितना था, वहाँ पे 6.7 था, लेकिन यहाँ पे कितना है, 7.1 है। और ये भी क्या है, क्लोरीन डिपेंडेंट है। अगर हमारे पास फूड के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट हुआ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब ये लेट्स सपोज एक्टिवेट हो गया तो इसने क्या करना है, इसने भी हाइड्रोलाइज करना है इंटरनल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर सारी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है, फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर क्या है, स्टार्च की स्ट्रक्चर क्या है। ये बॉन्ड्स जो है ना ये आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सो अभी मैं एक वन बाय वन इनको नहीं डिस्कस कर सकता। अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं खुद आपको ये रेफर करूंगा कि आपको इन स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब क्या है, ये बॉन्ड है, कैसे बन रहा है, इसने क्या किस चीज़ को तोड़ देना है, इसने तोड़ देना है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। और इसकी प्रोडक्ट जो है ना ये भी सिमिलर है किसकी, सिलिवरी माइलेज की तरह। मतलब क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेंगे, माल्टोज बनेंगे, इसके अलावा हमारे पास मतलब मोनोसेक्राइड बन रहे होते हैं। ये था ड्यूडिनम के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है। अब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम, इनको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी कहते हैं। इनके नाम क्या क्या है, इंटेस्टाइनल अमाइलेज हो गया, लैक्टेज हो गया, आइसोमाल्टोज हो गया, माल्टेज हो गया, सक्रेज हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है, ठीक है। मेनली जो ज़्यादातर डाइजेशन कर रहे होते हैं वो ये एंजाइम्स कर रहे होते हैं। पहले हम बात करते हैं सिलिवरी अमाइलेज की। देखो जहाँ पे भी लफ्ज़ अमाइलेज आएगा तो आपके जहन में आ जाना चाहिए इन्होंने किसको तोड़ देना है, स्टार्च को तोड़ना है, ठीक है। लैक्टेज आएगा, लैक्टोज को तोड़ देना है। माल्टेज आएगा, माल्टोज को तोड़ देना है। सक्रेज आएगा,
इन्होंने शुगर को आई मीन सक्रोज को क्या कर देना है, तोड़ देना है। सो ये अमाइलेज जो होता है ना, अब देखो ये इंटरनल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लॉन्ग बॉन्ड को तोड़े, जिस तरह हम मिसाल के तौर पे एक है ये देखो, अब ये बॉन्ड है इंटरनल बीच में, इसी तरह बहुत सारे ग्लूकोज 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 जो एंड पॉइंट के ग्लूकोज होते हैं ना, उनके जो बॉन्ड को तोड़ रहा होता है वो कौन तोड़ रहा होता है, इंटरनल इंटेस्टिनल अमाइलेज तोड़ रहा होता है। मतलब टर्मिनल एंड पोजीशन के ऊपर जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ना, उनको कौन तोड़ रहा होता है, इंटेस्टाइनल अमाइलेज तोड़ रहा होता है। और जब इन बॉन्ड को तोड़ दिया, अब स्टार्च के अंदर प्रेजेंट क्या था, किस चीज से बना था, ग्लूकोज से बना हुआ था। जब ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो ग्लूकोज क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, सो रिलीजिंग ग्लूकोज। इसके अलावा लेक्टेज, लेक्टेज जो होता है ना, मतलब ये क्या कर रहा होता है, ए बीटा ग्लेक्टोसाइडेज भी, मतलब लेक्टेज के अंदर जो एंजाइम का नाम है वो क्या है, ए बी ग्लेक्टोसाइडेज। और ये कौन सी पीएच के ऊपर एक्टिवेट होता है, 5.4 से लेके 6.0 पीएच के ऊपर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसने क्या कर देना है, लेक्टोज को तोड़ देना है। जब लेक्टोज टूट जाएगा तो लेक्टोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। जब हमारे पास लेक्टोज टूट रहा होता है तो इससे क्या बन रहा होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लें, मतलब ऐसे ऐसे करके लिख लें कि हमारे पास लेक्टोज, ये बुक में बाकायदा मेंशन भी है। जब ये टूटेगा, किस एंजाइम की मौजूदगी में टूट रहा है, लेक्टेज की, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख लो लेक्टेज, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज बन रहा है। ठीक है, आप इस फॉर्म में लिख लें। इसके अलावा आइसोमाल्टेज, आइसोमाल्टेज तोड़ रहा होता है अल्फा 1,6 लिंकेज को इन अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन। अच्छा, पहले तो आपको पता होना चाहिए डेक्स्ट्रिन क्या होता है। जब स्टार्च की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, डियर स्टूडेंट, आप अगर स्टार्च की स्ट्रक्चर देखें, वो स्टार्च की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्टार्च हमारे पास कुछ ऐसे होता है। देखो इसके अंदर, मतलब एक तो स्ट्रेट चेन है, ठीक है, इसके अंदर देखा जाए तो ऐसे ग्लूकोज की क्या होती है, एक तो इसके अंदर स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट चेन है सर, ये ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, एक होती है स्ट्रेट चेन, एक होती है ये जो कार्बन नंबर 5 नहीं, ये कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 6 जो होता है, यहाँ से आगे एक ब्रांच चेन भी स्टार्ट हो जाती है। इस वाले कार्बन से आगे एक ब्रांच चेन भी स्टार्ट होती है। और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, ये किसके दरमियान बन रहा होता है, ये इस वाले कार्बन, ये देखो इसमें OH की पोजीशन किस तरफ है, इस ग्लूकोज में OH की पोजीशन डाउनवर्ड है, सो ये क्या हो जाएगा, अल्फा। कार्बन नंबर कौन सा है, 1, यहाँ पे कार्बन नंबर कौन सा है, 6, सो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड कौन सा बना, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,6 लिंकेज बन गई। ये कौन सी बन गया, अल्फा 1। स्टार्च जो होते हैं ना, दो फॉर्म में पाया जाता है, या अमाइलोज की फॉर्म में या अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में। अमाइलोज कहते हैं जो हमारे पास स्ट्रेट चेन, माइलोपेक्टिन जो ब्रांच फॉर्म। सो ये है इसका स्ट्रेट चेन, यहाँ से क्या होगी, एक ब्रांच लग गई। तो ये जो हमारे पास आइसोमाल्टेज है, इसने क्या कर देना है, तोड़ देना है अल्फा 1,6 लिंकेज को, किसके अंदर, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन। जब स्टार्च की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, स्टार्च जब थोड़ा बहुत टूट जाता है, उससे क्या बन जाता है, डेक्स्ट्रिन बन जाता है। तो प्रोडक्ट हमें क्या रिलीज होगा, माल्टोज बन सकता है और ग्लूकोज बन जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिंगल सिंगल ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाए। मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूट गया, अब मुझे बताओ ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या है, दो ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। जब दो ग्लूकोज होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक डाइसेक्राइड है। इसके अलावा ये जो माल्टेज के बाद हमारे पास आ जाता है, आइसोमाल्टेज के बाद हमारे पास आ जाता है माल्टेज। ठीक है, माल्टेज ने तोड़ देना है अल्फा 1,4 लिंकेज को, किसमें, माल्टोज में। ये दो स्टार्च है, आई मीन दो ग्लूकोज है, इनके दरमियान कौन सा, ये अल्फा, देखो डाउनवर्ड है, सो अल्फा कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4, अल्फा 1,4 लिंकेज को कौन तोड़ रहा होता है, ये माल्टेज उसको तोड़ रहा होता है। तो जब ये टूट जाएगा तो हमें क्या मिलेंगे, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, सो हमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे होते हैं। और यहाँ पे पीएच कितनी होती है, 5.8 से लेके 6.2 तक। इसके अलावा ये जो माल्टेज है ना, ये 5 टाइप का होता है। माल्टेज कितने टाइप का है, 5 का टाइप का, 1 2 3 4 5। इसमें जो 5 वाला है ना, माल्टेज 5, ये और आइसोमाल्टेज, ये ऑलमोस्ट आपस में क्या सिमिलर है। माल्टेज 5 या आइसोमाल्टेज, ये दोनों आपस में क्या सिमिलर है। इन दोनों का काम क्या है,
अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन को या अल्फा 1,6 लिंकेज को खत्म कर देना। इसके अलावा हमारे जो ब्रुश बॉर्डर एंजाइम है इनके अंदर सक्रेज भी प्रेजेंट होता है। सक्रेज क्या कर रहा होता है, सक्रोज को तोड़ रहा होता है। जब सक्रोज टूट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सक्रोज किससे बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। फार्मूला क्या है सक्रोज का, C12H22O11। कैसे बनता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, 6 कार्बन 6 कार्बन क्या बना, 12 कार्बन। हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 12 24 बनना चाहिए था, लेकिन साथ में क्या बनना होता है, एक H2O बनना होता है। सो 2 यहाँ पे हो गए, 22 यहाँ पे हो गए, 24 हो गए। ऑक्सीजन 6 6 11 और एक 12। सो हमारे पास जब एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फर्क है, ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे पास फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है। तो जब एक सक्रेज सक्रोज को तोड़ता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बन रहा होता है। और ये कौन से पीएच के ऊपर काम कर रहा होता है, 5.0 से लेके 7.0 तक काम कर रहा होता है। ठीक है, जो हमारे पास ये जो माल्टेज 3 और 4 है, माल्टेज 3 और 4 जो होता है ना, ये सेम होता है किसके, सुक्रेज की तरह। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आके डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रुक जाती है। ऑलरेडी लेक्चर थोड़ा लेंथी हो चुका है, मैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करूंगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में। तो मुझे इजाजत दें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे और वो कंफ्यूजन होते हैं ड्यू टू आपको अगर स्ट्रक्चर्स क्लियर है इनकी ना, सो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी स्ट्रक्चर एक बार बगौर बतवज्जो इनको पढ़ लो, सो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी।